पर है ऑक्सी लेवल? कुछ भी नहीं है, बकवास है। बकवास है। सिर्फ ये है, सिर्फ एक ये है कि भाई हाँ तुम्हारे अंदर जो है ये ऑक्सीजन जा रही है आ रही है, और तुम जो उसका यूज हो पा रहा है जितना, वो लेवल एक यूज से समझो। मतलब देखो क्या होता है, जो हवा अंदर जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा और भी तो कंपोनेंट्स हैं। हाँ, नाइट्रोजन जैसे कि बताया गया है। बताया गया मतलब? आपने बताया जैसे कि नाइट्रोजन भी जाती अरे मैंने क्या बताया, ये तो साइंस बताती है। है। हाँ, हम तो जैसे तुमने लिखा हुआ पढ़ा है ऐसे ही वो लिखा हुआ है। हाँ जी। तो ऑक्सीजन का काम है जलाना, जी। नाइट्रोजन का क्या काम है? नाइट्रोजन का भी जलाना होता है। नाइट्रोजन भी तो जलती है। नाइट्रोजन जलती है? नहीं, खाने के लिए कुछ है उसका। तो खाना हजम करने की आती है तो पाचन अग्नि के रूप में बदल जाती है ना नाइट्रोजन तो। हाँ तो डाइजेशन के काम आती है ना। अग्नि है ना, वो भी तो जलाती है ना। फिर तो और भी आसान हो गया समझना। ये जो ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको जला नाइट्रोजन रही है, ऑक्सीजन हेल्प कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड बदलने में। इसका मतलब तो ऑक्सीजन तो कुछ कर ही नहीं रही, सारा काम तो नाइट्रोजन कर रही है। लेकिन कन्वर्ट वो कर रही है ना, बाहर निकाल फेंकने के काम के लिए। वो भी तो वो कर रही है तुम्हारा, वो तो सांस कर रही है, ऑक्सीजन थोड़ी कर रही है। ऑक्सीजन तो उसके कार्बन के साथ लग गई, CO2 बन गई। अब तुम उसको नहीं फेंकोगे तो तुम्हारे अंदर रह जाएगी। तो CO2 तो भैया तभी बनी ना जब O2 अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर गई। यार मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रहे हो? आप जो कह रहे हैं वही तो मैं भी ऑक्सीजन कह ने रहा क्या किया ये बताओ? काम तो ऑक्सीजन ने कुछ भी नहीं किया। ऑक्सीजन ने काम नहीं, CO2 में कन्वर्ट हो गई, ये काम नहीं हुआ उसका। अरे CO2 में ऑक्सीजन थोड़ी कन्वर्ट हुई। मतलब नाइट्रोजन ने जलाया और उसको ऑक्सीजन को उसमें कार्बन में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन ने। यार कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। किसने? नाइट्रोजन ने। और क्या, जो जला रहा है वही तो कन्वर्ट करेगा, और कौन करेगा? अच्छा अच्छा, तुम लोग समझने की कोशिश तो करा करो। समझने की कोशिश कर रहे हैं भैया, हैं? कोशिश कर रहे हैं तभी तो पूछ रहे हैं। अपनी कोशिश नहीं करते हो। आपने नहीं करते तो बताने वाले बैठे तो कह दो जवाब। समझ आई? जी जी, नाइट्रोजन का काम है कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देना। अगर नाइट्रोजन का काम, तो तब तो ऑक्सीजन एक्चुअली, ये मेजरमेंट हुआ कि ऑक्सीजन, देखो अब इस केस में समझो, ये CO2 के मतलब समझो कि जो कार्बन जो तुम्हारा आ रहा है वो उसने ऑक्सीजन जितनी पकड़ सकता था पकड़ लिया और CO2 में बदल गया। ऑक्सीजन ने तो कुछ नहीं किया, वो तो खाली प्रेजेंट है। अच्छा, मतलब कार्बन ने पकड़ा उसको और चेंज हो गया। अगर तुम उसको यूज नहीं करोगे तो वैसी ऐसी बाहर चली जाएगी। अच्छा, तो CO2 में कन्वर्ट तो ऑक्सीजन ही करेगी ना, N2 करेगी। अरे ऑक्सीजन कैसे कर लेगी? अगर कार्बन मना कर दे मैं नहीं जलता, फिर ऑक्सीजन क्या उखाड़ लेगी? मतलब नाइट्रोजन ने कार्बन को जलाया तो बल्कि उसने ऑक्सीजन को पकड़ तो के कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई। बल्कि ऑक्सीजन तो तुम्हें नुकसान करती है। अच्छा, अगर बिना और अब समझ में आया मुझे कि मेरा हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ। मतलब CO2 में कन्वर्ट ना हो तो नुकसान हो गया ऑक्सीजन। आवाज से थोड़ा जोर से बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं हुई तो अंदर जाके नुकसान कर देगी वो। ऑक्सीजन तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन सारा खा जाएगी भाई। तुम ये देखो जंग कैसे लगता है लोहे को। वो ऑक्सीजन से ही लगता है ना, ऑक्सीडाइज जो। अच्छा, भाई जंग कैसे लगता है लोहे को? लोहे खा जाता है वो ऑक्सीजन फिर से ही। तो वो किसने लगाई? ऑक्सीजन ने। जबकि लोहे ने तो बुलाया भी नहीं था ऑक्सीजन को।
अच्छा, अब मुझे भी समझ में आ गई ना कि मेरा हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ क्योंकि वो यूज नहीं हुई, है। ऑक्सीजन यूज नहीं हुई आपकी। नहीं, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन को खाना शुरू कर दिया क्योंकि ब्लड में जो है कार्बन के कंटेंट कम होते चले गए श्वासपैथी की वजह से। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाने लगी तो हीमोग्लोबिन खाने लगी। हाँ, अच्छा, तो साला महावीर वाली वो अब मेरे को समझ में आई ना, महावीर वाली सारी प्रोसीजर अब समझ में आया क्लियर। मतलब कारण जो मूल कारण है वो ये रहा। अच्छा, और तभी जो है वो अभी तो कुछ भी नहीं करा था और रिकवरी शुरू हो गई उसकी। पर वो हॉस्पिटल में जाने के बाद साली शुरू हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब उसने पहले ब्लड लिए थे यहाँ पर ही घर से ही ले गया था जो सैंपल, उसमें टेस्ट किया तो उसमें ऑक्सीजन लेवल, उसमें जो हीमोग्लोबिन था 4.12 था, और जब हॉस्पिटल वाले ने चेक किया तो उस टाइम पे 4.62 था, जबकि सेम लैब ने चेक किया। अच्छा, ये तो होता ही है भैया, दवाई खरीद लो तो फिर ठीक होने लगती है बीमारी। तो दवाई तो भी खरीदी नहीं थी अभी, तो मैं जगह वो वहीं गया था। और मुझे अगर ये जरा सा भी अंदाजा होता तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत पहले टेक केयर हो जाता। ये तो कैसे टेक केयर करते हैं आप? कैसे करते हो? कुछ ढूंढते जो जरूरत होती जिस चीज की पता होता तो जब तक तुम्हें कारण ही नहीं पता जब तक तुम क्या करोगे? तो श्वासपैथी करना बंद कर देते तो लेवल बढ़ना शुरू हो जाती फिर आप। नहीं, श्वासपैथी बंद क्यों करता मैं बढ़ाता उसको। श्वासपैथी को? और क्या? पर आप तो सांस लेते ही नहीं थे। श्वासपैथी को और बढ़ाते तो ठीक हो जाता। ये कैसा भैया रिएक्शन हुआ? कार्बन युक्त खाना भोजन खाना शुरू कर देते। भैया जो होता तो बताता ना। तो वही प्रॉब्लम है, तुम लोग ना उस रास्ते में चल रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है। जी, पहले मोटी बात तो समझो कि ऑक्सीजन करती क्या है। ऑक्सीजन कार्बन को जलाती है। नहीं, नाइट्रोजन कार्बन को जलाती है और कार्बन जल के ऑक्सीजन से मिलके CO2 बन के बाहर फेंक देता। ना हो तो अंदर ही रहकर बीमारी बढ़ाता है, ना निकले तो। अगर स्लो ब्रीदिंग के द्वारा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो भारी गैस होती है, अगर नहीं निकली तो अंदर रहेगी तो बीमारी को बढ़ाएगी। तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन की नहीं, हमें नाइट्रोजन की जरूरत होती है हमारी बॉडी को। तो जलने के बाद कार्बन निकलेगा कैसे? ऑक्सीजन की मदद से ही निकल पाएगा ना। ऑक्सीजन से बिना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कैसे? तो अंदर ही बैठा रहेगा ना फिर वो। तो एक तरह से नाइट्रोजन हो गया डाइजेशन के लिए और ऑक्सीजन हो गया एक्सक्रीशन के लिए। अरे वो क्या बता रहा है, तूने सुना उसकी? नाइट्रोजन जो है जलाने के लिए है। तो डाइजेशन वही तो होता है, जलाना। फिर वही बात, अरे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगी अगर ब्लड जलेगा नहीं तो, कार्बन जलेगा नहीं तो? अभी तो आप बोल रहे थे कि ऑक्सीजन जलाती है। अरे ऑक्सीजन जलाती नहीं है बावले। ऑक्सीजन के वजह, ऑक्सीजन जो है कार्बन जब जलता है तो ऑक्सीजन रिएक्शन करती है उसके साथ। मतलब कार्बन को बाहर निकालने के लिए रोल है ऑक्सीजन का, बाकी कार्बन को बाहर निकाल, भाई ब्लड की प्योरिफिकेशन, वही जो डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है वो बेसिकली डीकार्बनाइजेशन है, पर उसको कार्बनाइजेशन नहीं कहते क्योंकि वो जल्दी समझ में आ जाएगा। एक नया वर्ड डाल दिया, डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब इम्प्योरिटी को जलाने के लिए नाइट्रोजन काम करती है, उसमें कार्बन बनता है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके बाहर निकल जाती है, CO2 बन के, कार्बन डाइऑक्साइड बन के। डायरेक्ट कार्बन को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है शरीर से, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो निकल जाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस होती है, अगर उसको स्लो नहीं निकाला जाए तो कुछ हिस्सा बॉडी में रह जाता है, तो फिर वो बीमारी पैदा करता है। ऐसे है भैया।
कार्बन डाइऑक्साइड एक किस्म से राख है। जी जी जी। तुम कोयला जला के देखो ना, तुम्हें पता यार, ये सारे तो प्रैक्टिकल हुए हैं। पहले अंगीठियां यूज होती थी, आगे वाली जनरेशन को पता ना लगे वो अलग बात था, पर पहले तो सबको ये पता है कि अंगीठी जलती थी, कोयला जलता था तो राख निकलती थी उससे, और क्या निकलता था। तो भैया बॉडी में कार्बन आया कहाँ से? है? बॉडी में कार्बन आया कहाँ से? खाने से। सिर्फ फूड ही है एक सोर्स जिससे कार्बन। और क्या, इसीलिए तो कहते हैं खाना जो है वो तमीज का खाना चाहिए। जब बनाना ही नहीं है तमीज का तो खाएंगे कहाँ से। तुम्हारी बॉडी 90% तो फूड इनटेक लेती है। पानी भी तो एक किस्म से फूड ही है। तो एक तरह से जो हमको सूट नहीं कर रहा है वो एक तरह से हम कार्बन ले रहे हैं। वो तो एक तरह से क्यों, जो सूट कर रहा है वो भी कार्बन देता है। जो अनसुटेबल है वो ज्यादा कार्बन देगा, ऐसा? जो अनसुटेबल है, मेरे को पता है कि कार्बन खाना कार्बन देता है। अब सुटेबल अनसुटेबल इसमें कहां से आ गया? इसमें अनसुटेबल सुटेबल नहीं है। फ्रूट्स या वेजिटेबल खाने का रिवाज इसलिए था कि मिनिमम कार्बन देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अच्छा, ओके। जो वो कहते हैं रॉ खाओ, कच्चा खाओ, बिना पका हुआ खाओ, वो मिनिमम कार्बन होता होगा उसमें। हाँ, पर कीटनाशक होते हैं दुनिया भर के। अब कीटनाशक होते हैं तो फिर कच्चा खा लो। अच्छा। ये खाने ने तो सारा, क्यों मैदे की चीजें खाने को क्यों मना करते हैं? क्योंकि मैदे का जो कंपोजिशन है वो करीब करीब राख के कंपोजिशन के बराबर हो जाता है। और वो मैक्सिमम कार्बन क्रिएट करता है। मैदा जो है ब्लड के अंदर मैक्सिमम कार्बन क्रिएट करता है। इसीलिए फ्राइड मैदा खाने का वो है कि फ्राइड अगर खाते हो तो ऑयल के मॉलिक्यूल इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो मैदे के चारों तरफ चिपक जाते हैं, तो वो फिर नुकसान नहीं देता और उसको वेस्ट में बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पे फ्राई का मतलब डीप फ्राई होता है। ये शैलो फ्राई नाम की जो बकवास निकाल दी ना लोगों ने, ये साला नाश कर दिया इसने बॉडी का। हमेशा पराठे के साथ दही खाने का रिवाज है। इसीलिए है कि वो उसमें तो खैर आटा होता है, पर पराठे का दही के साथ खाओगे तो वो उसको डाइजेस्ट होने में आसानी करता है, क्योंकि दही जो है वो अग्नि तत्व से प्रधान होता है, तो वो जल्दी उसको वो कर देता है, तो वेस्ट में ही रह जाता है, वो ब्लड में नहीं जाता। जो कार्बन ब्लड में चला गया वो नुकसान करता है। जो ब्लड
ब्लड हम कहते हैं ब्लड इम्प्योर हो गया, इसका मतलब ब्लड में कार्बन चला गया। इसलिए खाने का जो हिसाब किताब है वो एक खाना जो है एक मजबूरी है। जो हवा में इस जो सांस लेकर के खाने का। प्रणाम भैया। आवाज चलेगी? आवाज पता पड़ जाएगा। आंखें को तो नहीं लग रहा है ये स्टैंडर्ड टाइम है। भैया भैया म्यूट कैसे हो गए? अरे कोई आ गया होगा यार घर में, 2 मिनट। अच्छा, तुमने तो नहीं किया। नहीं किया। यहाँ से नहीं है, किस तरफ गई है? तो चाय पानी की तरफ भी है। अरे आवाज चलेगी शायद, पता नहीं। नहीं, वो कोई आ गया होगा, म्यूट पे है भैया, 2 मिनट वेट कीजिए। बोले जाने और कोई को पता ना चले। उनका सिस्टम बता दो। खाना है मजबूरी है, जरूरी है। पेपर बॉल्स बना के हेलो। हाँ जी है जी भैया। क्या गायब हो गई थी ना आवाज? पंकज जी कह रहे थे आपने खुद म्यूट किया है। अरे किसी का फोन आ गया था, एक कन्या का फोन आ गया था। ओ, क्या कर रहे थे हम बात? हाँ, एक्चुअली ऑक्सीजन जो है उसका वो है एक, ऑक्सीजन जलाती नहीं है किसी को। और तुम ऑक्सीजन के चैम्बर में फेंक दो तो और लगे कि जल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है जलने में। मतलब किसी चीज को तुम जलाओगे तो ऑक्सीजन काम आएगी, अदरवाइज ऑक्सीजन जो है पड़ी रहेगी, उसका वो कोई काम नहीं है। पर हाईली रिएक्टिव है वो। रिएक्टिव बहुत जल्दी रिएक्शन करती है, इंस्टेंट। जरूरी क्यों है? और इसीलिए बॉडी को नुकसान करती है। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन यही है कि जिसके ब्लड में प्योरिटी बढ़ जाएगी तो फिर वो ऑक्सीजन कोशिश करती है। एक्चुअली मेरे को अब प्रॉब्लम समझ में आ गई ना। मैं श्वासपैथी को अगर बढ़ा देता तो फिर वही ऑक्सीजन जो है वो खाने का काम करने लगती। पर आप कहते हो कि एक स्टेज ऐसी आती है कि सांस आता ही नहीं है। और फिर वही बात, ऐसा नहीं होता या किसी के साथ होता है, किसके साथ क्या होता है, इससे हमें क्या करना है। अच्छा, ये सांस आता ही नहीं है का क्या मतलब? बिना सांस के कोई रह सकता है क्या? मुझे पता नहीं। पता नहीं मतलब? सोच के देख। जैसे कुंभकर्ण का भी हम सुनते हैं कि वो 6 महीने में एक सांस लेता था। तो वो सांस तो लेता था, वो सांस इतना धीरे लेता था कि 6 महीने में एक सांस लेता था वो।
ये नहीं कि 6 महीने सांस नहीं ली उसने और 1 महीने 1 दिन ली। उसकी सांस इतनी स्लो होती थी, इतनी स्लो हो गई थी कि उसको कुछ उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, ब्रीदिंग प्रोसेस तो चलेगा ही, वो धीरे स्लो हो जाता है विद टाइम। ओहो यार, वो जो भी है, हम तो रूल्स की बात कर रहे हैं। तो जो होगा वो तो होगा ही, रिजल्ट तो अपने को जिस को जो मिल रहा है वो तो उसको पता होगा ना। हमारा पर्पस है कि ये अगर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो तो इससे तुम्हें ये फायदा होता है, ये पता होना चाहिए। हमें ये फायदा हुआ है, आप करके देख लो, अगर आपको फायदा होता है तो आप अडॉप्ट कर लेना, नहीं तो मत करना। तो ये भाई साहब, भैया खाना कैसे बन जाती है अगर आप श्वास शक्ति बढ़ा देते तो खाने में कन्वर्ट हो जाती, मतलब खाने में कन्वर्ट हो जाती है मतलब खाने में कन्वर्ट हो जाती, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या बताऊं? तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती, कम होती चली जाती खाने की इंटेक, वो खाना जलाने में हेल्प करती, फिर डाइजेशन को इम्प्रूव करती। जो खाना खाया है, खाने की क्वांटिटी अभी वेस्ट ज्यादा जाती है, वो जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी होती है एक, जो कि भाई तुम ये सारे जो ऑटोमोबाइल चलते हैं ये पोल्यूशन क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें से धुआं निकलता है। और उस धुएं से ही तो चलते हैं वो, ये तो चल ही नहीं सकते। इंजन का डिजाइन ऐसा है कि वो जब धुआं निकलता है तो इंजन आगे चल और उसको गाड़ी को आगे खींचता है। तो एग्जॉस्ट को जीरो करना और फिर चीजें चले, जैसे अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसमें एग्जॉस्ट कुछ नहीं निकलता। तो अल्टीमेटली जीरो एमिशन टारगेट, जीरो एमिशन का मतलब होता है कि तुम जो मर्जी इनपुट ले लो, आउटपुट नहीं आएगी। जी। तो नेचुरल सी बात है, अगर आउटपुट नहीं चाहिए तो इनपुट जो है तुम्हें उसी हिसाब से कम करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी कि क्या ऐसी चीज लो जिसका बने ही ना कुछ भी, या सारी की सारी कंज्यूम हो जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना तुम थाली में जितना खा सकते हो उतना लो थाली में। उसका मतलब ये है कि जितना तुम्हारा पेट खा सकते, तुम्हारे को शरीर को जरूरत है उतना ही लेना है, उससे ज्यादा लोगे तो वो वेस्ट बनेगा। जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इनपुट्स वो होनी चाहिए जो कि आउटपुट को जनरेट ही ना करे, एब्जॉर्ब हो जाए सारी। पर भैया एक वर्ड है कॉन्स्टिपेशन। देखो, तो जब ओवर ईटिंग करोगे तो होगा ही ना, यही इसीलिए तो जीरो एमिशन के ऊपर लगे लोग कि जीरो एमिशन का मतलब क्या है। एक जनरल कंसेप्ट ये है मेडिकल कम्युनिटी में खासतौर से कि आपने 1 या 2 दिन तक अगर आपका एक्सक्रीटा पास नहीं हुआ है तो आप बीमार हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब आप इसके लिए टैबलेट लीजिए कि आपका आउटपुट जीरो क्यों हो रहा है। तो ये मतलब आउटपुट अगर कम होने लग गया है, जिसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं, तो वो अगर कम होने लगा है तो इसको मेडिकल कम्युनिटी एक बीमारी की तरह देखती है। तो मेडिकल कम्युनिटी तो सारी बीमार है ही ना। हाँ, मतलब वो बीमार किस लिए? उनको कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए क्योंकि उल्टे काम करते हैं। गलत सलाह देना कॉन्स्टिपेशन को लीड करता है, पता है तुम्हें? गलत सलाह देना, ओके। मतलब ये थॉट से जुड़ा हुआ है, ये बीमारियां। हाँ, हर बीमारी। एक वीडियो 15 साल से घूम रहा है अधर्म टीवी वाला, उसमें साफ बता रहा है कि भैया बीमारी मन से शुरू होती है। तो मन से शुरू होने का मतलब क्या है? विचारों से शुरू हुई। फिर तो बीमारी तो विचारों से शुरू होती है। हाँ, अच्छा, ठीक है भैया। अभी जो बात हो रही थी कि जो ऑक्सीजन है, मतलब उसने ब्लड को खाना शुरू कर दिया, मतलब होमोग्लोबिन उसकी वजह से कम हो गया। क्या चीज? ब्लड का होमोग्लोबिन कम हो गया। हाँ।
ये क्योंकि कार्बन पार्टिकल्स कम हुए, जो भी कारण था, फिर जैसे जैसे श्वास बढ़ाएंगे तो वो खाना बनता चला जाएगा। तो वो स्टेज क्या होगी कि जब वो जो है नुकसान पहुंचाएगा, जब वो ये जो तो सबकी अपनी अपनी है, इसमें कोई रूल थोड़ी है। नहीं तो कैसे पहचान पड़ेगी कि हमारा मतलब खाना कैसे रूल ये है कि अगर ये करते हो तो ये होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम श्वासपैथी को कर रहे हो और उस लेवल को क्रॉस कर जाते हो तो हो सकता है कि हीमोग्लोबिन में इफेक्ट आए। मैं तो ये बता रहा हूं। तो वो हीमोग्लोबिन का जो इफेक्ट है वो एक लेवल तक जाकर के फिर उस टाइम पे श्वासपैथी को इंक्रीज करना है। मेरा होता था, मेरे से श्वासपैथी तो बहुत दूर का था, सांस लेना मुश्किल हो जाता था। गहरे गहरे सांस उस टाइम पे 5-10 सांस लेता था गहरे तो चल एक कदम आगे चला जाता था, नहीं तो चला ही नहीं जाता था। गहरे सांस ज्यादा गहरे होते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी रोल वहीं प्ले करती है कि तुम्हारे को वो क्या कहते हैं, वो एक्सर्शन करने में थकान हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी इम्यूनिटी गिर रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वर्ड्स इतने ज्यादा कंफ्यूजिव हो गए हैं कि उनका और उनकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा खराब, तो वो समझ में आते ही नहीं है। हिंदी के शब्द जो है बिल्कुल एकदम तुरंत समझ में आते हैं, वो सारे गायब ही है। हिंदी के शब्द पता ही नहीं है किसी को और ना समझ आते। हाँ, मैं ये बात क्या चाहती है? हाँ, बताओ। आदमी ये कहता है कि अगर मेरे को खाने की प्रॉब्लम ना हो तो मैं घर बसाऊं ना, एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी। और इसीलिए जो ये योगी बनते हैं और जो बाहर निकलते हैं और जो ये सन्यासी बनने का कंसेप्ट शुरू हुआ, वो इसीलिए शुरू हुआ। क्योंकि घर का तो, घर में रहने का तो जब बनाने वाले को पता ही नहीं है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, तो वो जो बना के रख दो, खा लोगे, खा लो, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी तो होती रहेगी, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। आदमी की जो ये स्टेज आ गई है आज की तारीख में कि उसको कुछ पता ही नहीं है किसी को भी, और इतनी बुरी हालत हो गई है, इतनी बुरी हालत हो गई है, तो वो उसका जिम्मेवार कौन है? आदमी खुद ही है ना। जिस चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फिर पकड़ी क्यों? नाम माँ बाप का लगा दिया, माँ ने फोर्स किया था इसलिए मैंने कर ली। ये क्या मतलब हुआ भाई? जो लोग इस चक्कर में जाते हैं वो घर छोड़ के चले जाते हैं। ये जो इतना टूरिज्म बढ़ा है, जिसके चक्कर में गैम्बलिंग और वो बढ़ा है इतना, वो बढ़ा क्या है? कारण क्या है उसका बढ़ने का? यही कारण है। क्या कारण है टूरिज्म का बढ़ने का? वही बढ़ने का क्या कारण है कि घर में खाना नहीं मिलता? घर का खाना जो होता है वो खाने लायक नहीं होता, मजबूरी में खाता है आदमी। क्यों?
उसमें स्वाद नहीं होता। स्वाद तो होता ही है घर के खाने में। आजकल घर में खाना नहीं बनता, जुगाड़ होता है। खाना मन से बना करता है। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आदमी को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अपनी तो लेगा, कम से कम अपनी लेगा तो फिर आगे की देखी जाएगी, पर पहले अपनी तो लेना सीखे। वो तो सिखाना शुरू करो कम से कम, कि आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, तो आगे वाली जनरेशन को तो सिखाओ। ये सिस्टम ये होता था कि लड़का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक होता है तो शादी करी जाती है। अब सिस्टम ये हुआ है कि शादी कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी सिर पे तो काम कर ही लेगा। क्योंकि तो मतलब मेल कम्युनिटी की तो बहुत बहुत ज्यादा खराब हालत हो चुकी है। वो ठीक करने को, उनको ठीक करने एक्चुअली अब ढूंढना तो शुरू किया है, रास्ता ढूंढना, पर रास्ता दिखाने वाला कोई है ही नहीं, रास्ता बताने वाला कोई। और अगर किसी को मान लो कुछ पता लग भी जाए तो उससे हटाने के लिए 10 है। मिसगाइड करने वाले 1000 हैं और गाइड करने वाला एक भी नहीं। वैसे इस समय ये देखने वाला है कि अगर किसी को कुछ बताया जाए, वो थोड़ा सा अब सुनने की स्थिति में है, वो करे ना करे बात अलग है। करते हैं, सारे करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करता, क्योंकि उसमें करने ही कुछ नहीं है। हमारे सिस्टम में तो प्रॉब्लम यही है कि तो आपको थोड़ी पता लगेगा कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसी को क्या पता लगेगा? जरूरत भी नहीं है उसकी पता लगने की। मतलब कर रहा है जो भी है, तो सुनते तो हैं अब, मतलब पहले तो सुनने की स्थिति में नहीं थे, थोड़ा सा सुनने की। हाँ, सब सुनते हैं और सबको सब करते भी हैं, जिसको समझ आ जाती है वो करता है। यस। कल 3-4 आदमी ने ये कहा कि हाँ जी ये तो करेंगे तो बहुत अच्छा है, इसको तो करना शुरू करेंगे जी हम। ये कहा है उन्होंने, जो भी है, बाकी तो मैं तो सोच रहा हूँ कि जो हवन का है ये, तो थोड़ा सा कपूर साथ में दे करके वो पेपर दिया जाए कि ये हवन शुरू कर दीजिए आप, तो ये लाभ होगा। देखो जो आसपास के हैं कुछ लोग हैं, उनको दिया जाए इस तरह से, तो कपूर शुरू में दे दिया जाए कि करें, क्योंकि किसी काम को बूस्ट अप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए भी थोड़ा सा आदमी सोचता है, परेशान होता है। तो कपूर अगर दिया जाए तो हो सकता है कि वो कुछ कर ले। उससे तो बेटर यह है कि मंदिर में बुला के कहो यहाँ पे बैठ के हवन कर लो आप। अरे मंदिर वाले घुसने नहीं देंगे ना, दिक्कत तो ये है, मंदिर वालों का तो मामला ही गड़बड़ है। वो तो मंदिर वाले तो समझते हैं पता नहीं कौन आ गया, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत ही है। वो तो बढ़ाने को तैयार नहीं आए, कोई रोक और देंगे, क्या चक्करबाजी है। इंडिविजुअल को बताना पड़ेगा।
इसमें सारी दिक्कत ये होगी, सारे तनख्वाहिया होगी ना, रोजी रोटी जोड़ लिया, उससे सब गड़बड़ होता चला जा रहा है लोगों को। चाहे मंदिर है, चाहे कोई सत्संग है, चाहे कुछ भी चीज है। फिर जब ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा इसलिए नहीं फर्क पड़ रहा क्योंकि ऑक्सीजन खुद तो कुछ करती नहीं है, तो जितनी यूज हो रही है उतना वो बता रहा है। समझ आई कि नहीं आई? हाँ हमको भाई तो तुम आ रही है। स्लो इनहेल ही तो कर रहे हो, पर ऑक्सीजन तो जितनी यूज हो रही है उतनी यूज हो रही है ना, वो उसमें थोड़ी फर्क इतनी वो आएगा। तुम्हारा जो अगर तुम्हारा वो जो क्या कहते हैं हवा कितनी है वाला काउंट है, अगर वो तकरीबन कांस्टेंट सा रह रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा कांस्टेंट ही आएगा। और जैसे जैसे हवा कितनी है का वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, फिर वही बात। हवा कितनी है का तुम्हारा कांस्टेंट है। हवा कितनी है अगर हम लिया ना, तो वैल्यू तो देगी। नहीं, अगर ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा है कम है, उससे फर्क क्या पड़ रहा है किसी पे? अरे ऑक्सीजन कम ज्यादा से क्या मतलब है? जो भी ऑक्सीजन चीज तो है, ऑक्सीजन को ऐसा बना दिया है इसमें कोरोना में, तो ऑक्सीजन लगा दो, ऑक्सीजन की वो दिया जाएगा। केजरीवाल भी कह रहे हैं घर घर ऑक्सीजन कोई नहीं लगाता, सिर्फ वेंटिलेटर लगाते हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बाहर से सांस फूंक दिया उसके अंदर, बस। बस। नहीं, वो कह रहा है कोई किट दूंगा मैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो वो लगा सकता है। कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, केजरीवाल कह रहे थे घर घर पहुंचाऊंगा ऑक्सीजन की, कोई पता नहीं किट है क्या है, जरूरत पड़ेगी तो घर पे लगा लो। अरे ऑक्सीजन नहीं, ये क्या कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। हाँ, कौन सा ऑक्सीमीटर हुई? हाँ तो वो बेचे, उसको तो माल खरीदेगा तो पैसे बनेंगे ना। रामदेव ने निकाल दी कोई कोरोना की, सारे पीछे पड़े हुए उसके बुरी तरह से। बढ़ेंगे ही। हाँ। वही तो कह रहा हूं ना, तो नेगेटिव करने वाले तो 1000 है और पॉजिटिव करने वाला एक भी नहीं। अगर एक पॉजिटिव करने वाला आ जाए तो 1 लाख नेगेटिव करने वाले आते हैं उसके आगे। इस टाइम यही पोजीशन है बिल्कुल। उसने निकाल भी दी और बैन भी हो गई। बैन का हुई अभी? रात को न्यूज में आ गया, पहले यहाँ पास करवाओ आयुष में। वो कर दिया उन्होंने, दे दिया उनको। रात को आ गई 8:30 बजे। नहीं नहीं, आयुष को दे दी उन्होंने क्लैरिफिकेशन जो देनी थी, लेकिन वो अभी तक उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। वो उसके आयुष के डिक्लेयर करने से होता नहीं कुछ भी। जब मेडिकल एजेंसीज हैं उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है तो। नहीं, ये मेडिकल एजेंसी में नहीं आ रहा है ना, आयुर्वेद में आ रही है, तो ये अपनी दुकानों पे बेचेगा। तो कहीं भी बेचे, उससे क्या है, जिसको जरूरत है वो खरीदेगा ही। अभी भी तुम क्या सोचते हो कि जिसको जरूरत है वो खरीदेगा नहीं? नहीं, खरीदने को तो खरीदेगा, हमको तो जरूरत ही नहीं है, हमको तो श्वासपेथी कर रहे हैं बस, और कुछ करना ही नहीं हमको। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसका अब तो उसको अगर लोगों को फायदा हो रहा है तो आयुष वायुष को कौन पूछता है? फायदा तो अब लेने के बाद होगा ना, अभी तो बस वो निकाला है। 3 दिन में कह रहा होता, 3 दिन में 7 दिन में हो जाएगा। फिर जो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कभी फायदा होगा भाई तो सबसे बड़ी बात उसने, लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि चलो लेके देख लो, क्योंकि नुकसान तो इसका है ही नहीं कुछ भी, साइड हाँ, इफेक्ट तो है ही लेके नहीं। देख लो, बस लेके देख लो खाली, बस वही तो चीज है। एलोपैथी में क्या होता है, एलोपैथी तो 100% पता है कि नुकसान करेगी और तब भी लेते हैं लोग। सोचो, मतलब हमारी हालत ये हो गई है, मेल कम्युनिटी की हालत ये हो गई है कि उसको पता है कि ये चीज नुकसान करेगी तब भी ले रहा है। इमेजिन, मतलब सिचुएशन देखो कितनी खराब हो चुकी है। पुरुष की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसको पता है कि ये चीज नुकसान करेगी तब भी ले रहा है। मतलब इतनी तरसनाक हालत तो शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है।
पता होने के बावजूद कि खराब चीज है, और तब भी अगर उसको तुम यूज कर रहे हो तो बताओ फिर उसका क्या करा जाएगा? ये चीज ठीक ही नहीं है तो खराब ही करेंगे ना लोग यूज। बस वो जिस दिन समझ में आ जाएगी तभी आदमी उस चीज की ओर बढ़ेगा ना कि भाई मुझे ये नहीं करना। कब आएगी? समझ में कैसे आएगी? नहीं, समझ में कैसे आएगी ये बताओ? जब दूसरा कोरोना आ जाएगा तब समझ में आएगी। मरने के बाद आएगी। जी मरने के बाद तो मरने के बाद कौन कैसे समझ आएगी? कौन समझाएगा? उसको खुद ही समझ में आ जाएगा ना भाई हमने ये काम किया तो मर गए। वो एक आया तो था कि दो मुर्दे शमशान घाट में बात कर रहे थे कि यार हम तो बेकार फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में पड़ गए, 20-30 साल तो और जी जाते हैं अभी। क्या भैया, अभी तो लोगों ने धंधा बना लिया। यहाँ भी आज जैसे डिक्लेयर किया है, पैकेज डिक्लेयर किए हैं भाई, घर में तुमको कौन कौन सा इलाज चाहिए ये सब हम देंगे, ये 1100 में, ये 1800 में। वे कोरोना वालों को जो जो जरूरत हो घर घर आएंगे हम लेके अपना सामान। क्या करें? और कोई भाई वो बेचने, जो जिसको अपनी रोटी कमानी आती नहीं, बिना काम करे रोटी खानी है, तो वो लूटेगा ही ना। और लोग लुटाने को तैयार हैं, अभी फिर क्या करेंगे? उसको रास्ता क्या है उसका? क्या तो रहा हूँ ना कि वो कहता है, वो अब सिचुएशन ये आ गई है ना कि आदमी कहता है यार मर जाओ, ज्यादा जान छूटे, अच्छा है काम खत्म हो, तो ले ले तू खा ले, मर गया तो जान छूटेगी, और बच गया तो बच ही गया। तो जीने की तो इच्छा रही नहीं ना किसी की भी। तो मर के देखा नहीं ना, इसलिए जीने की इच्छा है नहीं। मर के क्या देखेगा? मर के देखा जाता है क्या? मरने के बाद का एक्सपीरियंस ही नहीं है ना किसी के। अगर कोई बताना शुरू कर दे तो हम भी मना करेंगे मैं नहीं मरता। मरने के बाद का एक्सपीरियंस, अरे जीने का एक्सपीरियंस तो सीख लो, मरने के बाद के एक्सपीरियंस के पीछे पड़े हैं, बताओ। ये सबकी हालत है। हमको तो मरने का एक्सपीरियंस आ गया ना, तभी मरना नहीं चाहते ना। आप मर गए थे क्या? आपने मरना सिखा दिया ना भाई, कैसे मरा जाता है। वैसे एक बात है, ये हम क्यों सिखाए, बाकी आगे किसी को सिखाना नहीं चाहिए ना ये। मैं जब शुरू में कैंप करता था तो लोगों ने कहा सर इससे तो भूख भी कम हो, मतलब वो खाना जो है वो कम हो जाता है, तो इससे तो खाने की समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। ये बात तो सही है। बता चला, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं समस्या रहनी चाहिए। हर एक के अपने अपने विचार हैं, हर एक की अपनी सोच है। समस्या तो यही है, फ्री विल। बस वही बात आ गई। आवाज गायब हो गई बिल्कुल। नहीं गायब नहीं हुई है, मैं सोच रहा हूँ कोई सवाल आएगा, कुछ आएगा। हाँ। इंतजार हो रही है कि कोई सवाल आ रहा है क्या। मतलब अब नहीं, सवाल तो भैया यही है, अभी तो दिमाग में घूम रहा है कि हम सांस पैथी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जो वो स्टेज है कि जब हमारा जो है ऑक्सीजन हमारे ब्लड को खाना शुरू करेगी, कम होगा, और ये वो कब खाना बनेगा, तो वो ये तो जिसका बनेगा वो बताएगा। नहीं पता कैसे पड़ेगा? वो किसी स्टेज पता तो ले, जो कर रहा है उसको पता पड़ेगा। उसको पता नहीं लगेगा कि उसका खाने की इनकी जरूरत कम हो गई, आधा रह गया खाना। नहीं, खाने की आदत की नहीं है, मतलब जो बीमारी जैसे आपको है, आपको मतलब
दिक्कत आनी शुरू हुई, तब पता नहीं था। तो अब जब ये थोड़ा सा आया है सामने, तो मतलब हम कब अलर्ट हो उस चीज के लिए कि अब हमें स्वास्थ्य अरे को अलर्ट तो हमेशा ही रहना है। कब का मतलब है, अलर्ट तो हमेशा ही रहना है। श्वासपैथी को रेगुलर करना जरूरी इसलिए है कि वो जो है तुम्हारी इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन रखेगा, फिर तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा काम है काम करना, ना कि अलर्ट रहना। अलर्ट रहोगे तो श्वासपैथी होगी नहीं। तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि तुम श्वासपैथी करते हो और होती नहीं है। इसीलिए नहीं होती क्योंकि अलर्ट रहते हो। नहीं, जो स्थिति इनकी मैं आई, मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं जाता हूँ बीजे दूध लेने और जीने चढ़ करके मैं ऊपर आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सांस का थोड़ी देर तक वो रहता है। हाँ, मैं तो इसका मतलब है यही 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 एक कारण है, यही एक चीज है कि जो श्वासपैथी तुम कर रहे हो उसकी इम्यूनिटी जो मिल रही है वो टेम्परेरी हो रही है, परमानेंट हो नहीं रही। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सब कुछ नॉर्मल रहता है। जब मैं चलता हूँ वहां से घर तक आता हूँ करीब 50 मीटर 100 मीटर, तो मैं असल में भजन भी गाता रहता हूँ जो भी है। या तो यह कि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती रहती है, वहां भी होगी, यहाँ मैं करता रहता हूँ लगातार, उससे होता है। तुम एक तो ये देखो कि अगर तुम बोल के हवन वो कर रहे हो भजन या जो भी गा रहे हो, तो उस टाइम पे सांस तुम नाक से ले रहे हो मुंह से ले रहे हो? तुम्हें ये बताया है कि जब तुम बोल रहे होते हो तो उस टाइम पे सांस अगर मुंह से लो तो बेटर है। अगर नाक से सांस लोगे और मुंह से छोड़ोगे तो वो प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। हाँ, यही होता होगा, यही होता है सर। है? तो ये कैसे कंट्रोल होता? क्या कह रहे हो? मुंह से ले? हाँ, यही होता है शायद, मतलब नाक से लेते होगा हैं। यही, क्योंकि तुम बात को समझो ना कि जब नाक से सांस ले रहे हो तो जो डस्ट पार्टिकल नाक में रह गए, हाँ जी, वो तो रह गए ना, वो निकलेगा। जब सांस छोड़ते हो नाक से तब तो बाहर निकल गए। अगर सांस नहीं छोड़ोगे तो वो अंदर रह जाएंगे ना। यस यस यस। जब बोल रहे हो तो मुंह, पता है कि मुंह से सांस निकलेगा, तो सांस लेना भी मुंह से है। या आखिरी एक हर उसके बाद, या जो बोलने का जो सेशन, तभी तो बोलने का एक सेशन होता है। ये हवन का जो प्रोसीजर है वो इसीलिए रखा गया है कि अगर तुम बोल के कर रहे हो और सांस मुंह से नहीं ले पा रहे हो तो 10 से 12 सांस जो है वो कपाल भाती टाइप के ले लो, जिसमें सांस को बाहर फेंका जाता है। तो उससे जो तुम्हारे जो डस्ट पार्टिकल नाक के अंदर रह गए वो बाहर निकल जाएंगे। प्रॉब्लम यही है कि ये जो सारी चीजें समझनी पड़ती है। समझ के करोगे तो अलर्ट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलर्ट रह के करोगे तो कभी फायदा मिलेगा ही नहीं। सिस्टम ये होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका सिग्नल आ जाए। ये नहीं कि तुम सिग्नल की वेट करते रहो। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, प्रिवेंटिव और रिकवरी और क्योर का मतलब ही नहीं पता अभी। कि प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका कोई अगर नेचर ने सिग्नल दिया है, तुम्हारी बॉडी ने सिग्नल दिया है, तो वो तुम्हें पता लग जाए। लोग क्या करते हैं, लोग वेट करते हैं कि प्रॉब्लम आ जाए फिर देखेंगे। क्योंकि वही वाली सेम टेंडेंसी डेवलप हो गई ना कि शादी कर दो तो जिम्मेवारी अपने आप आ जाएगी। अब क्या करें भैया? गांव में किए जाते थे। गांव में जब कोई लड़का बिगड़ जाता था तब सब ज्यादातर लोग ये शादी करते अपना सुधर जाएगा। बस
तो बिगड़े हुए की शादी कर दोगे तो परिवार क्या रहे? ये तो करा ही इसीलिए गया है, यही तरीका निकाल करके परिवारों को तोड़ा गया है। आप जब अगर हमारे बुजुर्ग ये कहते थे तो उन बुजुर्गों ने तो फिर हम जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, तभी से शुरू वो 50 60 70 साल से हुआ है गड़बड़ सारा जितना हुआ है। पहले भी यही था। पहले नहीं था। पहले तो कुआरा घर में बैठा लेते थे, पहले नहीं करते। अभी बहुत ज्यादा टाइम हुआ ये कि कैसे भी करो बस शादी करा दो हैं? तो ये ट्रेंड डेवलप हुआ ना कि कैसे भी करो बस शादी करा दो बच्चों की, इससे ये बहुत 60 70 साल से शुरू हुआ है कुछ, मतलब गांव के हिसाब से, शहरों का पता नहीं मुझे। शहरों में तो वापस परिस्थिति थोड़ी बदलाव आ रहे हैं अब। है? शहरों में वापस बदलाव आना शुरू हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। सब जगह शुरू हो गया, अब पता लगने लग गया ना लोगों को कि क्या बेवकूफी कर रहे हैं। अब जो है वो बोले नहीं, बोले पहले कमाने लायक हो जाऊं बाद में शादी करूंगा या बाद में शादी करूंगी। लड़के लड़की खुद डिसीजन लेने लगे अब इस चीज का। अरे वो गड़बड़ है, वो 30 साल के 32 साल के 35 साल के होते हैं, मैं पहले कमा लूं, पहले ही कर लूं। नहीं, पहले भाई योग्यता का आधार समझ, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ तो है ही नहीं ना। अब ये बिठा के सर पे बिठाएं तो वो ज्यादा गड़बड़ कि ये ज्यादा गड़बड़? 27 का 28 का 29 का हो रहा है, मैं अभी कमा लूं जी, मैं अभी हुआ नहीं इस लायक, कब होगा इस लायक? 25 उसका के टारगेट बाद लेके चल रहा है ना वो, ठीक है वो टारगेट बदलेंगे, लेकिन अभी तो टारगेट लेके चल रहा है ना। बोले मुझे 50,000 कमाने के लायक हो जाऊं तब करूंगा। तो ये तो गड़बड़ है ना। 50,000 में 50,000 को 1 लाख को बाद में 1 लाख चाहिए होंगे। नहीं तो बिना कमाई की शादी कराना ज्यादा गड़बड़ है या ये ज्यादा गड़बड़? भैया पहले तो ये पता पड़ना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट नहीं पता लोगों को। अब कितनी रिक्वायरमेंट है कोरोना में, ये बताइए आप। सबके घर चल रहे नहीं चल रहे? पापा अगर रेंट भी देंगे तो फिर 30-35 हजार तो लग जाते हैं ना, 10,000 तो रेंट का हो जाता है। अगर कोई रेंट भी दे रहा है, देखिए समय हल्का रेंट भी दे रहा है तो मेरी बात समझो। जब मैंने इनके लिए लड़के देखे, दोनों के लिए मैंने क्राइटेरिया क्या रखा कमाई का? मैंने ये रखा कि इस समय मुझे जो तनख्वाह मिल रही है, अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है। उसमें मुझे मिल रहे थे जब सैली की शादी में करीब जो है करीब मिले थे ये 27,000 रुपए पर मंथ। क्यों? क्योंकि मैं 3 बच्चों को पाल रहा था, सब कुछ हो रहा, मेरी सब जिम्मेदारियां थी और उनकी जिंदगी शुरू हो रही है। इससे ज्यादा मुझे नहीं रिक्वायरमेंट थी। वो मुझे ठीक रहा सब कुछ। लोग बात कोई क्राइटेरिया तो बनाए, कोई नॉर्म्स तो बनाए, कम से कम आइडियल तो बनाए। कुछ ये बन ही नहीं सकता आइडियल कभी भी। तुम दूसरों को देखोगे आइडियल बनाओगे। तो इसलिए लोगों को ये समझना ही होगा कि तुम्हें कितने पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 50,000 चाहिए, 60,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए। फिर लड़कियां भी कहने लगी मुझे 1 लाख रुपए महीने का लड़का चाहिए जी। उनके पास ऑप्शन है, वो मिल जाता। प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई है ना सारी। भैया बताएंगे ना कि हर एक किसी को जो है, भैया बताएंगे। तू बताना पहले क्या जिया है। भैया बताएंगे। तुमने तो जिया है ना इस चीज को। तुम्हें नहीं बताती आगे लोगों को कि हमने ऐसी जिंदगी जी है। कौन बताएगा उसको? लड़का जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदारी संभाली नहीं संभाली तुमने? क्या कौन सा गलत हुआ है बताइए? ना बेटी ने कुछ कहा, ना दामाद ने कुछ, आप जिंदगी चला रहे हो। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल बनाने पड़ेंगे ना आपको। नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है इसका दूर दूर तक। उत्कर्ष ने कहा था ना, मैं अभी शादी नहीं करता। मैं कि 27 साल का हो गया, अगर अब करेगा फिर मैं निकलने का। करनी हो करना, करना मत कर। एकदम तैयार हो गया। क्यों नहीं करेगा जी तू? जो मैंने झेला है, जो मैंने किया है, मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? आज जो मुझे ये नहीं लगता कोई निर्णय गलत रहा किसी तरह का। सारे मौज कर रहे हैं। भाई एज भी तो होती है ना कुछ।
गाँव में ये कहते 25 साल का अगर हो जाता था तो ये कहना शुरू था कि शादी हुई क्यों नहीं अभी तक, जब ये कमा रहा है, इंजीनियर बन गया, ये बन गया। बहुत बुरा मानते थे। नहीं, अगर कोई कमाने लायक हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिम्मेदारी लेने लायक भी होगा। 300 रुपए तनख्वाह मिलती थी। ये तो हमने देखा है, पूरे परिवार का देखा है हमारा, उनसे 27 भाई बहन थे, सबका देखा है कैसे कैसे चला है। अगर इससे सोचते रहते तो जाम लगा रहता कि पहले उसके साथ बढ़ेगी नहीं हुई, अब छोटे कैसे हो जाएगी, ये कैसे चलता चला गया। तो टेक्नोलॉजी है सारी, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है एक्चुअली। ये तो समझ नहीं रहा, कोई समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, और जो इसको एंजॉय कर रहे हैं वो बताने को तैयार नहीं है कि हम क्यों बताएं जी। मैं तो इनसे कहता हूं कि तुमने जो किया कि तुम्हें ही नहीं पता कि हमने कैसे जिंदगी जी है। अरे तुम कम से कम बताओ तो सही यार, मुझे अपने जी मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब बोलो, अब इतनी उम्र में सेटिस्फाइड नहीं है, 3 बच्चों को पाल दिया, शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, तो फिर सेटिस्फाइड कौन हो सकता है ये बताइए। फिर जो करने वाला सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। भैया यही तो बता रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन कुछ तो बताओगे यार। थोड़े नियम जो है पता पड़ रहे हैं कि नेचर के नियम क्या, लॉ ऑफ नेचर क्या है, वो समझ लो, बताना शुरू कर दो, क्या दिक्कत है। असल में बड़े बड़े जो बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो ही कह रहे हैं हाँ बेटा इतनी तनख्वाह तो होनी चाहिए। कि बच्चा कैसे मान जाएगा भाई, और लड़की नहीं सुनेगी उसके घर में। आज की डेट में यदि 20,000 रुपए तनख्वाह मिल जाए किसी, मेरे हिसाब से 20,000 कमाई है, उसका घर चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसका अपना मकान भी ना हो। चाहेंगे ऐसे कि हम तो बड़े अमीरों की तरह से। तकलीफें यहीं से तो शुरू हुई हैं कि रिक्वायरमेंट्स, लड़की की रिक्वायरमेंट इतनी है, गाड़ी होनी चाहिए, फ्रिज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो बात वही फीमेल से ही शुरू होती है ना श्रीमान जी। नहीं है, देखिए सीनियर सिटीजन है ये सब। हम लोगों ने बात में बहुत गलती की है, बच्चों को कुछ नहीं बताया। हम लोग कुछ भी नहीं बताया बच्चों को, जो हमने जिंदगी जी है उनको पता नहीं है, हमने बताया नहीं। ये जो परिवारों का जो चलन चला, आज परिवार भाई लड़का बाहर कमाने चला गया, लड़के को बाहर भेज दिया, वहां नौकरी कर लो, तो ये हमने अपने हाथ से ही तो सारा खत्म किया है ये। जब वो रहेगा जाके बाहर, पढ़ेगा जाके बाहर, तो हम उसको बताएंगे क्या? वही तो क्या, कुछ स्टेटस समझिए थोड़ा मेरी बात, मेरा सवाल समझिएगा। कुछ हमारे पास पैसा इतना हो गया कि इसको यूज क्या करना है, चलो बाहर ही भेज दो, 20-25 लाख में क्या है। तो फिर हम उसको क्या समझाएंगे? जब अपने से दूर रखेंगे तो समझाएंगे क्या उसको? मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे केस है, लड़के ने बीटेक किया, एमबीए करने के लिए बाहर भेजा, और उन्होंने मेरे से कहा कि मेरा जिंदगी का सबसे गलत निर्णय ये रहा कि मैंने एमबीए करने के लिए बाहर भेजा, सबसे गलत निर्णय। अब क्या कहोगे तुम? लेकिन आदमी अपना चुपचाप बैठ गया। अरे कम से कम बता तो इसी दूरों को ये निर्णय गलत हो गया। मैं बीटेक के बाद में इसको लगा लेता बिजनेस में, तो ये बहुत टॉप पे रहता। असल में एम्बिशियंस जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पैसा आया है, पैसे ने दिमाग हमारे बच्चों का खराब नहीं किया, पैसे ने दिमाग हम लोगों का खराब किया, क्योंकि हमने पैसा नहीं देखा था। हमारे टाइम में पैसा नहीं था, हमने पैसे कमी झेली है, तो दिमाग हमारा खराब हुआ है। और उसको कहना शुरू कर, ठीक है बच्चों को मौज करने दो, बच्चे हमने तो दुख झेले, ये झेले, बच्चों को ना झेलने दे। बच्चे कूद लिए, सारे कूद के साफ गए। फिर आप कुछ कह रहे हो? आपने मिस कर दी डिस्कशन लगता है भैया। नहीं, मैंने कुछ नहीं मिस किया बेटा, मैं सब सुन रहा था चुपचाप। भैया लाइन पे थे। एक बात बता,
तुम लोगों को मिस, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बोल रहे हो और मैं मिस कर जाऊंगा? नहीं, हमें नहीं लगता, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। पॉसिबल नहीं है। तो लगता है आप कैमरा लगाए बैठे हो। हमें तो लगता है हम कुछ सोचेंगे वो भी आपको पता लग जाता है। मेरा दिमाग इतना खराब है नहीं, मेरा बहुत काम है। दूसरे का दिमाग क्या कह रहा है, मुझे कूड़े में किसको इंटरेस्ट होगा यार। आपके पास चिढ़ाने के लिए एक ही लाइन होती है ना। कल इसी पे डिस्कस करेंगे भैया, इसी विषय पे। ठीक है, अच्छा भैया, चलो अच्छा कल मिलते हैं। सत्यम जगत सुंदरम अहं सर्वं शिवमं पंचतत्व सत्यम सत्यम पंचाक्षर योग योगा सत्यम विश्वं आत्मा सत्यम अहं सत्यम जगत् सुंदरम योग योगा सत्यम आत्मा सत्यम अहं सत्यम जगत् सुंदरम अहं सत्यम पंचतत्व सत्यम संसार सत्यम योग योगा सत्यम कृष्ण की आत्मा सत्यम। जय कृष्ण। राम प्रणाम भैया।